बच्चों, आज हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। देखिए, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स मैं आपको पढ़ा चुका था। जो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो एवरी पॉइंट पर चेंज होती है, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड चेंज नहीं होती है, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता ही लगता है। अब आज हम डायनामिक्स पर बात करेंगे। यानी जब हमने काइनेमेटिक्स डिस्कस किया था तो हमने यह डिस्कस नहीं किया था कि किस कारण से सर्कुलर मोशन होती है। आज हम सर्कुलर मोशन को डायनामिक्स से उसके कारण को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो बहुत दूर से आ रहा है। सपोज इस बात को समझने की कोशिश करना, एक पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। अचानक से इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है मान लो, और वो इसके परपेंडिकुलर लगता है। जैसे ही परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जो पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर आ रहा था, इस पार्टिकल पर जैसे ही परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ये पार्टिकल उस फोर्स के कारण अपनी डायरेक्शन को टर्न करता है। अब जैसे ही इसकी पार्टिकल की डायरेक्शन टर्न होती है, अगर टर्न होने के बाद कोई फोर्स नहीं लगता है तो ये एकदम सीधा चला जाएगा, एकदम सीधा आगे तक चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए टर्न होते ही फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग जाता है ऐसे, तो ये फिर वापस और टर्न होगा आगे। अगर फिर टर्न होने के बाद में फिर फोर्स लगता है तो और टर्न होगा। अगर फिर टर्न होने के बाद और फोर्स लगता है तो और टर्न होगा। फिर टर्न होने के बाद और फोर्स लगता है तो और टर्न होगा। अब सोचिए आप, अगर पार्टिकल पर लगातार उसकी मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहता है, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स अगर लगातार लगता रहता है, पार्टिकल टर्न होता जा रहा है और उसकी मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता जा रहा है, अगर इफ तो पार्टिकल इज टर्निंग कॉन्टिन्यूअसली एंड अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, तो क्या होगा बताइए? तो ये पार्टिकल बड़े आराम से सर्कुलर मोशन करता रहेगा। अब मेरे को आपसे ये कहना है कि अगर आप पार्टिकल को कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कि बिना रुके सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं, तो बेटा तरीका ये है कि आप उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगातार जारी रखिए। दैट फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आप समझिए, टू कंटिन्यू अ सर्कुलर मोशन, a circular motion, a force is always needed to be acted upon, the particle towards the circle, towards the center of circle, सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर की तरफ फोर्स लगना बहुत जरूरी है। इसका मतलब बिना सेंटर की तरफ फोर्स जो लगेगा, अगर ना लगे तो सर्कुलर मोशन होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल। तो देखिए, टू कंटिन्यू अ सर्कुलर मोशन a force is always needed to be acted upon the particle towards the center of circle, है ना? This force is called what? This force is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। टू कंटिन्यू अ सर्कुलर मोशन, है ना? या ये कहिए आप इसको इस तरह से बोलो कि सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट फॉर अ सर्कुलर मोशन. No circular motion in this world is possible without centripetal force, है ना. Centripetal force can be obtained. Centripetal force can be obtained centripetal force can be obtained by any force, by any real force. सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी रियल फोर्स. देखिए मैं आपको बताता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल सकता है ना. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इन सैटेलाइटिक मोशन. ग्रेविटेशनल फोर्स इन सैटेलाइटिक मोशन, सैटेलाइट मोशन, इन सैटेलाइट मोशन is centripetal force. है ना. नंबर 2, फ्रिक्शन फोर्स acts as centripetal force when a vehicle turn on the road. जब कोई साइकिल या टू व्हीलर या कार टर्न करता है सर्कल पर, तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. ठीक है. अब आप देखिए और मैं बात बताता हूं. जैसे जब हम किसी रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हैं तो जो रस्सी का टेंशन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है और ये कभी मुफ्त में नहीं आता है. हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कोई ना कोई फोर्स जरूरी होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अब जैसे आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है बेटा. मैं आपको दो बातें एक बात बता देना चाहता हूँ. एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की बात ही कंप्लीट कर लेते हैं. एफ सी वेक्टर को हम कहेंगे एम इंटू ए सी वेक्टर. बेटा ए सी आपको हमने पढ़ा दिया था जब मैंने, आप देखिए एक बार काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाला जो आपका लेक्चर है, वीडियो लेक्चर जो बना हुआ है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, उसे आप खोलकर पढ़िए. आपको हमने वहां पर ए सी पढ़ाया था ओमेगा क्रॉस वी. ठीक है ना, ओमेगा क्रॉस वी पढ़ाया था और इसको मैंने बोला था माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर कैप, ऐसे बोला था. एक्चुअली दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. आपका जो ओमेगा क्रॉस वी की जो डायरेक्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली वो आएगी. देखिए मैं बताता हूँ कैसे, अपने आप आएगी. एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. मान लीजिए ये आपका सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन के बारे में, ओमेगा क्रॉस वी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है. तो ये आपका डायरेक्शन है सपोज. अब आपका ओमेगा किधर है, ओमेगा जैसे आपको बताया था काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर, आप एक वो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देख लीजिए आप, तो ओमेगा वेक्टर इधर की तरफ था, ओमेगा वेक्टर इधर की तरफ था, आपका वी वेक्टर इधर की तरफ था. अब आप देखिए वी वेक्टर आपका इधर है और ओमेगा वेक्टर आपका इधर है. तो अगर मैं इस वी वेक्टर को जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, मैं इसको अगर माइनस आई कैप लिख दूं, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर इसको मैंने माइनस आई कैप लिख दिया और इसको मैंने आउटवर्ड ओमेगा है ना, इसको मैंने ओमेगा वेक्टर के कैप लिख दिया. अब देखिए ओमेगा क्रॉस वी क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस वी क्या आएगा. तो देखिए ओमेगा आपका है के कैप और वी क्या है आपका माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप है. तो के क्रॉस आई आपका प्लस जे होता था, तो ये माइनस जे कैप आएगा. इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी. आप ये समझ सकते हैं बड़े आराम से. तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी. ठीक है. ये
अगर मान लो आपको इस डायग्राम से थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है किसी को, तो ये लो डायग्राम 1 मिनट में सही कर देते हैं हम। वो कि सर आपने है ना एरो सही नहीं लगाया, हाँ ऐसे कोई कहना चाहते हैं, ये लो अब की बार में हम एरो एकदम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस आई कैप हो गया, राइट। अब आपका ओमेगा जो है वो आउटवर्ड है, वो कैसे, राइट हैंड रूल से। जिधर आपका ये एरो है उस डायरेक्शन में आप इसको लेंगे तो ओमेगा वेक्टर आउटवर्ड आएगा, तो इसको ओमेगा वेक्टर को आप के कैप कह सकते हैं। अब देखिए ओमेगा क्रॉस वी को मैंने कहा ए सी, ये ओमेगा क्रॉस वी ए सी कैसे हुआ, ये आप वो लेक्चर देखिए काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, तब समझ में आएगा। यहाँ समझ में नहीं आएगा बेटा, यहाँ हम वो बात नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो फिर हमारे चैप्टर कभी पूरे ही नहीं होंगे। के कैप क्रॉस आई कैप, ये माइनस जे कैप आएगा। माइनस जे कैप का मतलब ये इधर की तरफ है। हमेशा ये ध्यान रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इनवर्ड होती है। अब मैं आपको एक फोर्स और बता देना चाहता हूँ, है ना, जिससे कि वो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। एक और फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स यानी ये कभी होता ही नहीं है। स्यूडो फोर्स वो फोर्स होता है जो केवल हमें फील होता है, सच में कभी नहीं होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सच अ फोर्स कि जो कभी है ही नहीं इस दुनिया में, केवल हमें फील होता है। वो मैं बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और अचानक से उस पर फोर्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने लग गया, तो देखिए क्या होगा। ये पार्टिकल चल रहा है, ऐसे आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। अब सुनिए होता क्या है, अचानक से इसको मान लो यहाँ फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में। अब क्या घटना घटित होगी वो समझिए। जब ये पार्टिकल सीधा जा रहा था, फोर्स अचानक से इस डायरेक्शन में लगा, तो ये पार्टिकल टर्न हो गया फोर्स के प्रभाव से, फोर्स के इफेक्ट से पार्टिकल टर्न हो गया। ठीक है, पार्टिकल फोर्स के इफेक्ट से टर्न तो हो गया, लेकिन पता है क्या है, पार्टिकल में इनर्शिया होती है। तो उस इनर्शिया के कारण इस पार्टिकल की टेंडेंसी होगी हमेशा सीधा ही रहने की। जबकि फोर्स इधर लगा, फोर्स इधर लगा तो पार्टिकल को जबरन इधर आना पड़ा, मजबूरन इधर आना पड़ा, मजबूर हो गया पार्टिकल इधर आने के लिए। अब देखिए क्या होगा, ये जो पार्टिकल इधर आया है ना, तो अपनी इनर्शिया के कारण इसको एक आउटवर्ड फोर्स फील होगा, आउटवर्ड फोर्स फील होगा, जो कि सच में है ही नहीं वो फोर्स। जैसे आप जब बस में चलते हैं, आप जब बस में चलते हैं और बस दौड़ रही है, अचानक से बस के सामने कुछ आ गया, है ना, कोई जानवर आ गया या मान लो कुछ भी आ गया, व्हाटएवर, तो ड्राइवर क्या करता है, तेजी से ब्रेक लगाता है। अब ब्रेक लगाते ही क्या होता है, आप सब लोगों को आगे की तरफ झटका लगता है, जबकि सच में पता है क्या हुआ, सच में कोई फोर्स वगैरह था ही नहीं आपके ऊपर। आपका तो क्या था कि शरीर गतिमान था, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आपके शरीर को क्या हुआ, रुक गया, नीचे सीट तो रुक गई, बस रुक गई, लेकिन आपका शरीर गतिमान रहा। इसलिए आप सब लोग जितने भी पैसेंजर बस में बैठे होते हैं वो आगे की सीट से टकराते हैं, अपने से सामने वाली सीट पर टकरा जाते हैं। ऐसा बहुत कॉमन होता है। ऐसा ही यहाँ पर है कि जब कोई पार्टिकल चल रहा था, अचानक से फोर्स लगा तो पार्टिकल को मुड़ना पड़ गया फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन में जब मुड़ने लग गया पार्टिकल, तो क्या घटना घटी, पार्टिकल को फील हुआ आउटवर्ड फोर्स। ये आपके साथ भी होता है। जैसे अगर आप मान लो कार में बैठते हैं, तो कार में बैठते हैं तो क्या होता है, कार जो है अगर वो किसी सर्कल पर घूमती है, तो सर्कल पर घूमती है तो क्या होता है, कार पर आप देखेंगे कि जब कार किसी सर्कल पर घूमती है तो कार के अंदर बैठे हुए लोगों को बाहर की तरफ फोर्स फील हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम बैलेंस भी नहीं करेंगे। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन नेवर बी बैलेंस्ड। अरे भैया, जो इस दुनिया में है ही नहीं उसको आप बैलेंस कैसे करोगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सूडो फोर्स है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी हमें जरूरत पड़ती है, हम कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करते हैं, तभी सर्कुलर मोशन होती है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये एडवांस में इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के आ सकते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स, है ना। इट इज एक्चुअली नो फोर्स, इट इज एक्चुअली नो फोर्स, नो फोर्स, इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाई एनी फोर्स। वी कैन नॉट टॉक, ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो, वी कैन नॉट टॉक about balancing of centripetal force, centrifugal force, sorry, centrifugal force। एक्चुअली में कुछ बुक्स हैं, मैंने कुछ बुक्स देखी हैं, उस बुक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके और बातें बताई गई हैं। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी बुक्स को आप ना पढ़ें, उन बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी होता ही नहीं है इस दुनिया में। भैया स्यूडो है, असली फोर्स ही नहीं है। जब जो कोई चीज़ है ही नहीं तो आप बैलेंस कैसे करोगे उसको? बैलेंस तो उसी को कर सकते हो ना आप, जो फोर्स है सच में। इसलिए हम बैलेंसिंग की बात ही नहीं करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लेकर आएंगे कहीं से भी। तो देखिए, जब हम सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स समझते हैं, तो डायनामिक्स समझते हैं तो बड़ा सिंपल सा रूल हो गया, आपको कुछ नहीं करना, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा आपको बनाना है और वो होगा एम ए सी वैक्टर, हर हालत में होगा। और एम ए सी वैक्टर को हम ओमेगा क्रॉस वी कहते हैं। ओमेगा क्रॉस वी आपको पहले ही बताया जा चुका है, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आर कैप आएगा। अगर आप इसको और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर कैप आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगी। v इक्वल टू क्या होता है बेटा? v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, और v वेक्टर बराबर क्या होता है? v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ पुरानी बातें, ये पुरानी बातें हैं जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। उस दिन हमने बहुत डिटेल में इसको समझाया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था। आप काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का वीडियो निकाल करके देख लीजिए एक बार, ठीक है, तो आपको ये सब बातें रिकॉल हो जाएंगी। चलिए, अब हम ये जो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है इसके हम एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सिंपल सी बात है कि हर सर्कुलर मोशन के लिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जहाँ से भी सेंट्रीपिटल फोर्स आए, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तब तक हम बात ही नहीं कर सकते सर्कुलर मोशन की। तो मैं अब इसके एप्लीकेशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बस इतनी सी बात है कि आपको फोर्स चाहिए, राइट। चलिए, सबसे अपन टॉपिक डालो, एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहला काम जो हमारी लाइफ में मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, वो वाली बात करते हैं हम। अगर आप एक रस्सी से पत्थर बांध करके घुमा दो तो रस्सी के अंदर टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। बेटा ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, राइट। तो T इज द सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी वैल्यू आएगी कितना? mv स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस T को आप MAC कह सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो, राइट। तो ये आपका सिंपल हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं करना। आप टेंशन को MAC बोलेंगे। अगर कोई आपको वेक्टर की बात करना चाहिए, टेंशन के ऊपर आपका वेक्टर का फॉर्म लगाए तो आप इसको माइनस MAC आर कैप बोल देंगे। ये आपको समझ लेना है प्लीज। ये तो मैंने केवल मैग्नीट्यूड बोला, मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वेक्टर बोलना है तो फिर आप ऐसे लगाएंगे। ये रस्सी में टेंशन होता है। टेंशन कौन क्रिएट करता है रस्सी में? टेंशन कहाँ से आता है? क्या मुफ्त में आता है? नहीं। अगर मैंने रस्सी से पत्थर बांधा, मैंने घुमाया, ऐसे करता हूँ ना, मैं घुमाता हूँ, तो रस्सी में टेंशन खड़ा करने का काम मैंने किया है अपने खिंचाव से, राइट। मेरी मेहनत लगी है। चलिए, अब हम बात करेंगे, ये तो एक छोटी सी बात हो गई, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब देखो आप,
अब हम एक बहुत अच्छा और सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल है टर्निंग ऑफ अ टू व्हीलर, टर्निंग ऑफ, या चलो बेंडिंग ऑफ अ टू व्हीलर, बेंडिंग ऑफ अ टू व्हीलर on a turn on road, बेंडिंग ऑफ टू व्हीलर ऑन अ टर्न ऑन रोड। बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है। कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि जब आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से आप राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो आपको बताऊं कि टू व्हीलर पे अगर आप चल रहे हैं और आप सड़क पर जा रहे हैं और जब आप राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, जैसे ही आप राइट या टर्न लेफ्ट टर्न लेते हैं तो जिधर आप टर्न ले रहे हैं उधर की तरफ आप अपने आप झुक जाते हैं, अपने आप। किसी को फिजिक्स नहीं आती तो भी झुक जाता है ना? हाँ, इसके लिए फिजिक्स के ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल अकल नहीं है, वो भी झुक जाएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप टू व्हीलर से ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और अगर मान लो आपको इधर टर्न होना है, सपोज ये रोड पर टर्न है, तो पता है क्या होगा, आपका टू व्हीलर इधर की तरफ झुक जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ये सपोज रेडियस आर है ना? ये मान लो सड़क है, सड़क का जो है ना सर्कुलर मोशन का सेंटर ये है, ये रेडियस आर है। तो आपका जो व्हीकल है, आपका जो टू व्हीलर है, स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या बाइक है, वो अंदर की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक जाती है अंदर की तरफ? देखिए, रूल ये है, रूल क्या है? रूल ये है कि टू हैव अ सर्कुलर मोशन, टू हैव अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट, ये रूल है भैया। मस्ट। देखिए, इफ अ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट, if a proper centripetal force is not made available, if a proper centripetal force is not available, then skid may be there, है ना? तो ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, अब आपको इसको अंदर की तरफ आना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर इस रोड का एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं यहां से, तो अगर मान लो एक बाइक जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड पे आ रहा था, तो बाइक ऐसे था, बाइक राइडर ऐसे था, ये उसका नॉर्मल रिएक्शन था। नॉर्मल रिएक्शन कितना था? mg के बराबर था जब स्ट्रेट रोड पर आ रहा था। लेकिन जब टर्न होता है, अगर टर्न ऐसे हो रहा है, तो बाइक राइडर जो है थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन से टिल्ट कर जाता है अंदर की तरफ। मान लीजिए कि ये वर्टिकल डायरेक्शन था, राइट? ये एंगल ऑफ बेंडिंग है थीटा, इसे हम कहेंगे एन। अब पता है, इस एन के मैं दो टुकड़े करूंगा। एक कंपोनेंट करूंगा इधर की तरफ, जो कि क्या होगा, एन कॉस थीटा होगा। एक टुकड़ा करूंगा इधर की तरफ, जो कि एन साइन थीटा होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो एन कॉस थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपवर्ड, ये उसके वेट को बैलेंस करेगा। बाइक राइडर यहां पर है, बाइक राइडर यहां है, तो उसका वेट होगा mg, बाइक राइडर का वेट होगा mg। ये एन साइन थीटा का क्या काम है? एन साइन थीटा का काम है टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना पड़ेगा, ना तो कम ना ज्यादा। अगर ये जरा सा भी कम ज्यादा हुआ तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर ये समझ लो कि आपकी जो बाइक है वो स्लिप हो जाएगी। तो एग्जैक्ट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? mv²/r। तो देखिए, मैं सिंपली बोल देता हूं कि आपका सीन ऐसा बनेगा कि n साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा?
एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, और एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के। तो बेटा टेन थीटा किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के। तो आपका v बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इट इज कॉल्ड एज सेफ स्पीड ऑन द टर्न, इट इज कॉल्ड एज सेफ स्पीड ऑन द टर्न, ऑन अ टर्न ऑन रोड, ऑन रोड। ये एकदम सेफ स्पीड होगी, है ना। हियर वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी फ्रिक्शन, हियर we have not considered any friction, मतलब हमने ऐसा किया कि हमने रोड पर किसी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। देखिए अब हम अगर रोड पर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो क्या होगा, तो मैं कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं पूरे को, और अब की बार में मैं रोड पर फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स को। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को क्रिएट करना ही करना है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किससे क्रिएट होगा, फ्रिक्शन फोर्स से क्रिएट होगा आपकी बात में, क्योंकि आपके पास में जो है ना, अब आपको बेंड नहीं होना। मान लो कि आपको बेंड नहीं होना है, केवल आपको जो है फ्रिक्शन फोर्स ही आपका काम करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, मैं बताता हूं, एक मिनट देखिए जी। तो देखिए नो बेंडिंग ऑन अ रोड विथ एडिक्वेट फ्रिक्शन, आपके फ्रिक्शन वहां पर एडिक्वेट है। नो बेंडिंग ऑन अ रोड विथ एडिक्वेट फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन है। जैसे एक बाइक राइडर आ रहा था, अब अचानक से बाइक राइडर इधर मुड़ने लग गया, तो देखिए क्या होगा, एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, इसे कहेंगे हम एफसी, और ये पता है ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण होगा। फ्रिक्शन फोर्स को हम कहेंगे म्यू इंटू एन। अब देखो अगर इस पॉइंट का मैं यहां पर बाइक राइडर है, बाइक राइडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बाइक राइडर मान लो ये बाइक राइडर है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन रोड का लगेगा ऊपर, mg क्या होगा, इसका वेट होगा, और फ्रिक्शन फोर्स इसका टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, दैट इज म्यू इंटू एन। अब देखिए आपका म्यू इंटू एन क्या होगा बेटा, म्यू इंटू एन जो है फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स ही बन जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपका mv स्क्वायर अपॉन आर आएगा। अब मैं फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एन लिखता हूं, तो जरा म्यू mg लिखना बेटा, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब आप m से m काट दी तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। अब आप इन दोनों को एक बार कंपेयर करिए, तो मैं दोनों को एक बार यहाँ पे कलेक्ट कर देता हूँ। दो बातें हमारे सामने आई हैं। सबसे पहली बात आई है, इफ नो फ्रिक्शन बट बेंडिंग। पहली बात क्या आई, if no friction but bending on a turn on road, एक टर्न पर आपके पास में फ्रिक्शन है बट नो बेंडिंग, सॉरी नो फ्रिक्शन बट बेंडिंग, तो आपका v क्या आया था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा आया था। ये आपका सेफ स्पीड आई थी, है ना, सेफ स्पीड आई थी। चलिए नंबर 2, इफ नो बेंडिंग बट फ्रिक्शन ऑन अ टर्न ऑन रोड, मतलब ये दो अलग अलग केस हैं। ऑन रोड तो देखिए क्या घटना घटित होगी, फिर आपका v बराबर आएगा म्यू आर जी। अब आप दोनों को कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द टू रिजल्ट्स दिस इज आल्सो सेफ स्पीड,
So one thing is very very clear that on comparing the two result it is clear hence on comparing the two results, hence on comparing the two results it is clear, hence on comparing the two results it is clear that tan theta plays the same role एज म्यू। म्यू और टेन थीटा दोनों का रोल सेम है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका रोड सड़क पर एनफ और एडिक्वेट फ्रिक्शन है तो आप आराम से चले जाएंगे, बैंड नहीं भी हो रहे हो, आप झुक नहीं भी रहे हो तो भी आप सेफ हो अगर एडिक्वेट फ्रिक्शन है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर आपको झुकना पड़ेगा अंदर की तरफ। उससे क्या होगा कि जो टेन थीटा आएगा वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के जैसा बिहेवियर करेगा। अच्छा, अब इसे वो अंदर की तरफ झुकने वाला जो काम है ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को क्रिएट करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे क्रिएट होगा? देखिए, जब आपकी बाइक एकदम सीधी चल रही थी और आप वर्टिकल थे एकदम स्ट्रेट, तो इसका कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं था, नो कंपोनेंट वाज देयर। लेकिन जब आप थोड़ा सा झुक गए, है ना, थोड़ा सा इधर झुक गए, अब आपके पास में दो कंपोनेंट आ गए, एक ये और एक ये। ये जो कंपोनेंट आया है टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज बिकमिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही आपकी बाइक को मोड़ रहा है। इसी के कारण आपकी बाइक मुड़ रही है ना। हाँ, इसमें तो क्या हुआ, आपने उस कंपोनेंट ने सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर दिया। चलिए अब हम बात करेंगे फोर व्हीलर के बारे में। फोर व्हीलर, देखिए ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई कि जैसे अगर मान लो एक टू व्हीलर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, वो किसी टर्न पर जा रहे हैं। टर्न पर जा रहे हैं तो घूमना बड़ा आसान है, थोड़ा सा झुक जाते हैं। लेकिन अगर ट्रक हो तो, रेलगाड़ी हो तो कैसे झुकेंगे? क्यों? क्योंकि झुकना तो सबको जरूरी है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सबको चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत सबको पड़ेगी, चाहे ट्रक हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, सबको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग पाया तो दो घटनाएं होंगी, दो में से कोई सी भी घटना हो सकती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आपने अवेलेबल नहीं करवाया या अवेलेबल नहीं हो पाया, वाट एवर बी द रीजन, तो दो घटनाएं होंगी। या तो टर्निंग ही नहीं होगी, गाड़ी घूमेगी ही नहीं, गाड़ी घूमेगी ही नहीं, या घूमेगी तो स्किड कर जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स तो लानी ही पड़ेगी सर्कुलर मोशन कराने के लिए। तो देखो, अगर मान लीजिए ये सड़क है, ये सड़क है, और मान लो ये सड़क ऐसे टर्न कर रही है। अब यहां से आपके मान लो कोई ट्रक आ रहा था, या कार आ रही थी, या बस आ रहा था, राइट। अब क्या होगा, ये यहां घूमेगा, घूमेगा तो हम दो तरह की बात करेंगे, एक सबसे पहली बात करेंगे इफ नो फ्रिक्शन, अब साहब फ्रिक्शन नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? ड्राइवर की हो जाती है। सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? ड्राइवर की, जो ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है। अब देखो जी, बात यह है सिंपल सी कि जब कार थी, बस थी, वो सॉरी टू व्हीलर था, बाइक था, तो आप झुक गए थे। ये बेचारा बस वाला कैसे झुकाएगा? बस वाला कैसे झुकाएगा? ट्रक वाला कैसे झुकाएगा? ट्रेन वाला कैसे झुकाएगा? बेचारा ड्राइवर कितना पिद्दी सा, हल्का सा ड्राइवर होता है, कहाँ बस ट्रक, ये नहीं होगा साहब। तो क्या करते हैं हम उस केस में हम जो रोड इंजीनियरिंग है, सड़क की इंजीनियरिंग बदल देते हैं। हम सड़क की इंजीनियरिंग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वो इंजीनियरिंग हम बना देते हैं, मतलब इंजीनियर्स बनाते हैं सड़क। तो वो क्या करते हैं, अंदर वाला किनारा थोड़ा सा नीचे रख देते हैं और
बाहर वाला किनारा थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं सड़क का, तो सड़क का क्रॉस सेक्शन ऐसा आता है, सड़क का क्रॉस सेक्शन ऐसा आता है। मैं बताता हूँ कि ये अंदर वाला किनारा थोड़ा झुका रहता है, बाहर वाला किनारा थोड़ा उठ जाता है। जैसे अगर मान लो ये सड़क की चौड़ाई b है, सड़क की चौड़ाई b है, तो बाहर वाला किनारा थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है h, और ये एंगल होता है थीटा। अब इस टेन थीटा को मैं कह सकता हूं क्या, h/b, राइट। अब देखिए अगर ये व्हीकल यहां पर आया है, बस आ गई मान लो यहां पर, अब मैं इस बस का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्रॉस सेक्शन। मैं बस नहीं बना रहा, बस का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, या ट्रक का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। जब क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो यहां से काटूंगा तो सीन ऐसा होगा, देखना आप, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये दो टायर लगेंगे। अब आप देखिए टायर आपको गोल नहीं दिखाई देंगे, बस के जो पहिए होंगे ना वो गोल नहीं दिखाई देंगे, वो आपको ऐसे जो है ना रेक्टेंगुलर दिखाई देंगे, काट दोगे तो। सोचिए आप बस के साइड में खड़े होकर के देखते हो, तो बस के साइड में जो पहिए होते हैं, बस के व्हील होते हैं, वो कैसे दिखते हैं? सर्कुलर दिखते हैं, राउंड दिखते हैं। लेकिन अगर आप एक चाकू लेकर के बस को काट डालो, उसके व्हील को भी काट डालो, क्रॉस सेक्शन, तो फिर आपको ऐसा नजर आएगा। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, ये रोड का भी क्रॉस सेक्शन है। रोड के क्रॉस सेक्शन में आउटर कॉर्नर उठा हुआ है और ये इसकी चौड़ाई है। अब मैंने इसको यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया इसको मैंने यहाँ पे कंपोनेंट कर दिया, तो ये है n cos थीटा, और ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन क्या, n sin थीटा। ठीक है जी। अब आप समझने की कोशिश करिए जरा, ये n cos थीटा और ये n sin थीटा है। तो देखिए क्या होने वाला है, मैं लिख दूंगा, वही करूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। क्या n sin थीटा को क्या लिखा था, n sin थीटा को हमने लिखा था mv²/r, और n cos थीटा क्या लिखेंगे बेटा, वो लिख देंगे mg, और फिर भाग लगा देंगे तो वही आ जाएगा वापस, tan थीटा बराबर v²/rg। तो v क्या है, v है √rg tan थीटा, √rg tan थीटा, करेक्ट। अब जब ये v √rg tan थीटा है, इसको कहते हैं सेफ स्पीड, सेफ स्पीड। और थीटा एंगल को क्या कहते हैं, थीटा इज व्हाट, थीटा इज नॉट एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ ट्रक, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना। इसको बैंकिंग एंगल बोलते हैं, इसको बैंकिंग एंगल ऑफ रोड, रोड का बैंकिंग एंगल है, बैंक बना हुआ है रोड के ऊपर, एक स्लोप बना हुआ है इनवर्ड, तो दैट इज बैंकिंग एंगल ऑफ रोड, और बैंकिंग ऑफ रोड बोल देते हैं खाली, सिंपली इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोल देते हैं, राइट। ये कब हुआ, जब नो फ्रिक्शन, वी हैव कंसिडर्ड नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात ही नहीं करी, कुछ नहीं, फ्रिक्शन के बारे में चर्चा ही नहीं करी, तब ऐसा हुआ। चलिए अब ये आपने जो है ना रोड को क्या कर दिया, अंदर की तरफ झुका दिया, और ये ऐसा बन गया, आपने फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी। अब हम बात करेंगे नो बैंकिंग ऑफ द रोड बट फ्रिक्शन। तो देखिए इसमें यहां पर आपने टॉपिक क्या डाल लो, यहां पे टॉपिक डाल लो, नो फ्रिक्शन बट बैंकिंग। अच्छा, फोर व्हीलर की बात हो रही है, टू व्हीलर वाली बात तो बड़ी आसान थी, अब फोर व्हीलर वाली बात हो रही है। अब हम बात करते हैं रिमोट एरियाज में, गांवों की सड़क पर जाते हैं, गांव वाले जो सड़कें होती है ना उसमें क्वालिटी इतनी नहीं रखी जाती, तो वहां क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं क्या, बढ़ा हुआ ही होता है, वो रोड होती है ऐसी है कि उसमें जोरदार खराबियां होती है, तो फ्रिक्शन जम के आ जाता है, और वो अपने आप ही सेफ होता है। कई बार नोइंगली अननोइंगली खराब चीजें सेफ होती हैं, है ना। तो देखिए ये वाला जो केस था ये आपका वो था। अब देखिए मैं बात करूंगा नो बैंकिंग बट फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होगा तो देखो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा तो बड़ा सिंपली होगा, कुछ नहीं करना, फिर तो आपका ये ट्रक या बस जो भी है वो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसके अंदर की तरफ आपके सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा Fc, और जो Fc होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, वो सिंपली म्यू n के बराबर होगा, क्योंकि अब की बार में बैंकिंग नहीं है,
बैंकिंग नहीं है तो बस या ट्रक जो है सीधे रहेंगे, वर्टिकल रहेंगे, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन को कहेंगे म्यू इंटू एम जी, और इसको क्या बोलेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोलेंगे। आपका एम से एम गया तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, म्यू आर जी आ जाएगा, है ना। अब देखिए वी कितना आएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। ये सेफ स्पीड आ गई। वापस से आप देखेंगे तो वही म्यू टेन थीटा आ गया जो प्राचीन काल में आया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। थोड़ी देर पहले भी तो ऐसा ही हुआ था ना। तो इसका मतलब ये है कि दिस रिफ्रैक्टिव दिस फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज वर्किंग लाइक अ बेंडिंग एंगल। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का बिहेवियर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का रोल वही है जो टेन थीटा का रोल है, और या कहिए कि टेन थीटा इज प्लेइंग द सेम रोल एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डूइंग। अब हम बात करेंगे दोनों केस में। अब हम सबसे बढ़िया रोड बनाएंगे, है ना। उसमें क्या होगा कि रोड पर जो है फ्रिक्शन भी होगा एंड रोड पर बैंकिंग भी होगी, है ना। तो ये सबसे बढ़िया केस होगा। तो देखिए फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग ऑन दी रोड, दोनों है जी रोड पर, फ्रिक्शन भी है बैंकिंग भी है, दोनों की दोनों चीजें हैं। तो फिर क्या करोगे, फिर देखिए क्या होगा मैं बताता हूं। अगर ये आपका टू व्हीलर या सॉरी फोर व्हीलर या बस कुछ आ रहा था, रोड अचानक से घूम गया, अब मैं इस रोड का क्या करूं, क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। क्रॉस सेक्शन यानी काटूंगा यहां से। अब बस या कार जो भी आ रही थी, ट्रक आ रहा था, उसका भी क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। ये बस यहाँ आएगी तो अपने तरीके से चल रही होगी, है ना। अब मैं यहाँ पे इसको काटूंगा, यहाँ से कट करूंगा, तो देखिए क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा। बहुत ईमानदारी से मैं क्रॉस सेक्शन को बनाऊंगा। बेटा रोड के ऊपर बैंकिंग है, इसका मतलब आउटर लेयर को, आउटर कॉर्नर को उठा दिया गया है, बी ब्रेड्थ है, तो बी इज व्हाट, बी इज ब्रेड्थ ऑफ द रोड, और एक्स वो हाइट है। ये आपका एंगल थीटा है, राइट। ये आपका बस या ट्रक या जो भी है, ये आपको इस तरह से आ गया, करेक्ट, ऐसा हो गया, करेक्ट। अब देखिए ये एन है। अब मैं कहूंगा कि ये तो एन है, लेकिन अब यहां पे फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को क्रिएट करने की ट्राई करेगा। फ्रिक्शन की इच्छा हमेशा यही रहती है कि जिस चीज की कमी है उसे पूरी करेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्रिएट करने की ट्राई करेगा। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। एक बार देखिए, एकदम रोड के पैरेलल आएगा फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एफ आर एंड दिस एफ आर इज म्यू इंटू एन। हमारे पास दो फोर्स आ गए। अब मैं इन दोनों फोर्स के कंपोनेंट्स करूंगा, हॉरिजॉन्टल एंड क्या वर्टिकल, और फिर मैं जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट आएगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करूंगा, और जो अपवर्ड कंपोनेंट आएगा उसको mg से इक्वेट करूंगा। देखिए ये है n cos थीटा, ऊपर वाला क्या है n cos थीटा, ये क्या है बेटा n sin थीटा है, करेक्ट। इसी तरीके से जो एफ आर है ये म्यू n, तो इसको मैं लिखूंगा म्यू n cos थीटा, है ना, इधर की तरफ म्यू n cos थीटा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसको मैं लिखूंगा म्यू n sin थीटा, म्यू n sin थीटा, राइट। धरती माता का जो वेट है दैट इज डाउनवर्ड mg, है ना। धरती माता के कारण जो वेट आएगा, फोर्स आएगा। अब हम इक्वेट करते हैं, तो देखो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इक्वेशन नंबर 1, n cos थीटा, n cos थीटा इट इज इक्वल टू म्यू n sin थीटा प्लस mg। आप एक चीज देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे एक चीज, कि ये जो सारी डिस्कशन हो रही है, मेरा फोकस सेंट्रीपिटल फोर्स पर है और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स पर है। सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है किसी अदर फोर्स के कारण। तो देखिए मैं कहूंगा n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा, इसको मैं कहूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। प्लीज यहां बैलेंसिंग का सवाल ही नहीं उठता, वी आर नॉट गोइंग टू बैलेंस एनीथिंग,
ये कंसेप्ट एकदम बना लो, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। यहाँ कोई बैलेंसिंग वगैरह नहीं हो रही है, बैलेंसिंग केवल अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स की हो रही है, सेंट्रल फोर्स की कोई बैलेंसिंग नहीं हो रही है। क्योंकि अगर बैलेंसिंग हो गई ना फोर्स की, अगर फोर्स की बैलेंसिंग हो गई तो चलेगा ही नहीं, मुड़ेगा ही नहीं। आप सोचो भैया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिंपल सी बात कि उसको मुड़ना है, मुड़ना है यानी सर्कुलर मोशन होनी है, सर्कुलर मोशन होनी है यानी एक्सीलरेशन मस्ट है। बिना एक्सीलरेशन के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। आप बैलेंस किसको कर रहे हो, फोर्स को बैलेंस कैसे कर रहे हो? कोई बैलेंसिंग नहीं है। आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये है, ये इसकी वैल्यू होती है कैलकुलेटेड, राइट। ये हमने जो है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस की थी कब, जब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाई थी तब। चलिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस देखिए आप। जब आप दोनों इक्वेशंस देखेंगे तो आप देखिए, मैं इक्वेशन 1 को रीराइट कर रहा हूँ एक बार, आप लोग चेक करेंगे। आई एम गोइंग टू रीराइट द इक्वेशन 1, n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा बराबर mg। ये कैपिटल M, यहाँ भी कैपिटल M लिखो। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप 2 में 1 से डिवाइड कर दो, करिए। 2 में 1 से डिवाइड करोगे तो मेरे को लग रहा है ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आएगा, और नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये बराबर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन RG। ये आपका रिजल्ट आएगा। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, ये जो दो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स है ना, दोनों को ऐड करके किसके बराबर किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर किया है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, देख लीजिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब आप देखो कि v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा अंडर रूट RG साइन कॉस थीटा से भाग लगा दो, सब में कॉस थीटा से भाग लगा दो, तो टेन थीटा प्लस म्यू एंड 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आपका वेलोसिटी आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड। इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते आप गाड़ी, इससे ज्यादा तेज चलाते ही आपका धमाका उड़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड। तो ये v है। v को हमने ये कहा कि जो है ना टेन थीटा, अभी टेन थीटा और म्यू दोनों एक साथ लगे तब ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड आई है। इससे ज्यादा चला दोगे तो क्या होगा, व्हीकल टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कभी मत करना, ऐसे मत चलाना, कभी भी स्किड हो जाएगी। चलिए, अब हम इसके अंदर एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं कि अगर व्हीकल टर्न होता है कि सॉरी स्किड होता है, अगर मान लीजिए कोई व्हीकल स्किड होता है तो कैसे होता है। आप देखिए, ड्राइवर ने क्या किया, उसको अंदर बैठे बैठे घुमा दिया, किसको, स्टीयरिंग को, और एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला, सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिला नहीं, और ड्राइवर ने स्टीयरिंग तो घुमा दिया लेकिन कंप्लीट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला। अब क्या होगा, अब ये स्किड करेगा, है ना। अब ये टर्न मतलब एक्सीडेंट होगा तो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। कौन सा व्हील जो है सबसे पहले ऊपर उठेगा, जमीन कौन सा व्हील छोड़ेगा, कौन सा व्हील लास्ट तक जमीन पर रहेगा, है ना।
ट्रक कैसे गिरेगा, बाहर की तरफ पहिए गिरेंगे या अंदर की तरफ पहिए गिरेंगे, है? ये बात आप लोग सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए। देखिए मेरी बात को समझ लीजिए एक बात, मैं सवाल क्या खड़ा कर रहा हूं। सवाल मैं बड़ा क्लियर कट बोल रहा हूं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है रोड पर, किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल हो सकते हैं? रोड के ऊपर बैंकिंग बना दो, फ्रिक्शन खड़ा कर दो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आराम से अवेलेबल हो जाएगा, राइट? अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पाया, ड्राइवर ने ज़्यादा घुमा दिया स्टीयरिंग, जल्दी घुमा दिया स्टीयरिंग, या उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उसने जो है ना टर्न तेज़ी से कर दिया, अब क्या होगा? सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और जब सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा बताओ? नेचुरल एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट तो होगा, ठीक है, कई बार देखा होगा आपने, सड़क पड़ा रहता है, एक्सीडेंट होगा। अब मेरा सवाल यहाँ पर क्या है, एक्सीडेंट जो होगा तो देखो व्हीकल में तीन बातें हैं, एक तो पहिए हैं, पहिए भी दो तरह के हैं, इनवर्ड वाले पहिए, आउटवर्ड वाले पहिए, है ना? और टॉप ऑफ द व्हीकल का टॉप है। आप सोचिए, समझिए, अपना पूरा योजना बनाइए, पूरा दिमाग लगाइए, सोचिए कि व्हीकल जब स्किड होगा, जब टर्न होगा, वो टर्न पर टॉपल होगा, उल्टेगा, उलट जाएगा, ट्रक है, कार है, बस है, कुछ भी उलट जाएगा। तो ये जब उल्टेगा या ये कहिए एक्सीडेंट होगा तो कैसे गिरेगा? टॉप बाहर जाएगा या टॉप अंदर जाएगा? पहले सड़क से कौन सा टायर हिलेगा? अंदर वाला टायर हिलेगा या बाहर वाला टायर हिलेगा? सवाल ये उठता है, बाहर वाला टायर अगर हिलेगा तो क्यों हिलेगा, अंदर वाला टायर हिलेगा तो क्यों हिलेगा? ये जरा सोचिए, समझिए, फिर हम इसको अपने जूम सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट? ये वाली चीज़ मैं जूम सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा, आप इस पर विचार करिए अपने तरीके से, देखें कितना सोच पाते हो, ठीक है? ओके, नमस्ते।